नमस्कार। आज हम सीधे मुद्दे पर आते हैं, डेटा सेंटर्स। सुनने में शायद थोड़ा टेक्निकल लगे, पर सच पूछिए तो ये हमारी ऑनलाइन दुनिया की कह सकते हैं बुनियाद है। हाँ, इन्हें अक्सर इंटरनेट की रीढ़ भी कहा जाता है। बिल्कुल। हमारे पास datacenter.pdf के कुछ अंश हैं और हम इन्हीं के जरिए आज गहराई से बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये हमारी डिजिटल जिंदगी को कितना आसान बनाते हैं और क्या क्या ये पर्यावरण के लिए एक नया सिरदर्द भी बन रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस दस्तावेज के आधार पे समझें कि ये डेटा सेंटर्स आखिर काम कैसे करते हैं, इनका स्केल कितना बड़ा है, खासकर भारत में इनकी क्या स्थिति है, और फायदे के साथ साथ वो जो छुपी हुई पर्यावरणीय लागत है, उसको भी देखें। चलिए तो फिर शुरू करते हैं सबसे बेसिक सवाल से। आखिर ये डेटा सेंटर है क्या चीज, मतलब आम इंसान के लिए? देखिए, आसान शब्दों में कहूँ तो ये वो असली फिजिकल इमारतें हैं जहाँ इंटरनेट रहता है। मतलब हमारा हर ईमेल, हर फोटो, हर वीडियो, सोशल मीडिया पोस्ट, क्लाउड की फाइलें, सब कुछ। सब कुछ। हाँ, सब कुछ इन्हीं सेंटर्स में लगे हजारों खास कंप्यूटरों पर स्टोर होता है। इनको सर्वर्स कहते हैं। तो ये कोई हवा में तैरता क्लाउड नहीं है, ये जमीन पर बनी असली जगहें हैं। और जाहिर है ये जगह छोटी मोटी नहीं होती होंगी। दस्तावेज में दुनिया के सबसे बड़ा डेटा सेंटर का जिक्र है, चीन का इनर मंगोलिया इंफॉर्मेशन पार्क। 1 करोड़ वर्ग फुट से भी ज्यादा। हाँ, 1 करोड़ वर्ग फुट, कल्पना करना भी मुश्किल है ना? बिल्कुल। और ये अकेला नहीं है। अमेरिका का स्विच सिटाडेल है, यूरोप में कोलोसे है, ये सब बहुत बड़े हैं। शोध इन्हें सुपर गीगा साइज कह रहा है। मतलब जहां बिजली, पानी, सर्वर मानो नदियां बह रही हो इनकी। और भारत भारत कहाँ है इस रेस में? भारत भी पीछे नहीं है। मुंबई, पुणे, चेन्नई, हैदराबाद, इन शहरों में हाइपर स्केल सेंटर्स यानी बहुत बड़े वाले सेंटर्स तेजी से बन रहे हैं। और भारत का सबसे बड़ा वाला? दस्तावेज में शायद पनवेल के योटा NM1 का जिक्र है। हाँ, योटा NM1। इसकी खास बात है टियर 4 सर्टिफिकेशन। अच्छा, टियर 4 इसका मतलब क्या हुआ, मतलब आम भाषा में? टियर 4 का मतलब है लगभग लगभग जीरो डाउन टाइम की गारंटी। जीरो डाउन टाइम यानी कभी बंद नहीं होता? हाँ, मतलब बिजली चली जाए या कोई और दिक्कत हो, तब भी ये सेंटर ऑलमोस्ट हमेशा चलता रहेगा, क्योंकि इसमें हर सिस्टम के, खासकर पावर सप्लाई के, कई सारे बैकअप होते हैं। एकदम फुल प्रूफ। कमाल है। अच्छा, तो ये चलते कैसे हैं? आपने कहा हजारों सर्वर होते हैं, दिन रात चलते हैं, गर्मी तो बहुत पैदा करते होंगे। बिल्कुल, बहुत ज्यादा गर्मी, और उसे कंट्रोल करना वो सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। इसके लिए बहुत पावरफुल कूलिंग सिस्टम चाहिए, जैसे AC वगैरह। हाँ, बड़े बड़े एयर कंडीशनर्स या फिर अब लिक्विड कूलिंग तकनीक भी इस्तेमाल होती है। फिर बिजली की सप्लाई लगातार बनी रहे, इसके लिए बड़े UPS होते हैं, मतलब बैटरी बैकअप, और साथ में डीजल जनरेटर भी। बैकअप के लिए जनरेटर। समझ गया। और हाँ, कनेक्टिविटी के लिए अल्ट्रा फास्ट फाइबर ऑप्टिक इंटरनेट तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन यहीं से वो चिंता वाली बात शुरू होती है ना। ये सब चलाने की कीमत क्या है, मतलब पर्यावरण के लिहाज से? दस्तावेज कहता है कि एक ठीक ठाक साइज का डेटा सेंटर भी एक छोटे शहर जितनी बिजली इस्तेमाल कर लेता है। हाँ, ये आंकड़ा चौंकाने वाला है। और दस्तावेज का एक अनुमान और भी है कि 2030 तक भारत की कुल बिजली खपत का लगभग 3% हिस्सा। 3%? हाँ, 3% सिर्फ डेटा सेंटर्स इस्तेमाल कर रहे होंगे। ये सोचने वाली बात है कि हमारा हर क्लिक, हर वीडियो स्ट्रीम भविष्य में हमारे पावर ग्रिड पर कितना बड़ा बोझ डालेगा। और ये तो सिर्फ बिजली हुई। पानी का क्या? कूलिंग में पानी भी तो लगता होगा। बिल्कुल, पानी की खपत भी कम नहीं है। स्रोत बताता है कि एक मीडियम साइज का सेंटर भी रोज का करीब 3 लाख लीटर पानी सिर्फ कूलिंग के लिए इस्तेमाल कर सकता है। 3 लाख लीटर रोज? उन इलाकों का क्या होगा जहां पहले से पानी की किल्लत है? सही सवाल है। और फिर ये सोचिए कि अगर ये बिजली कोयले से बन रही है, जैसा कि भारत में काफी हद तक होता है, तब तो ये सीधे सीधे कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं। एक तरह की डिजिटल भट्टी हो गई है तो। हाँ, बिल्कुल। और ऊपर से इनके लिए जमीन चाहिए, जिसके लिए कभी जंगल कटते हैं, कभी किसानों की जमीन चली जाती है। तो ये विकास की एक भारी कीमत लगती है। क्या इसका कोई हल है या हम बस ऐसे ही चलते रहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। स्रोत समाधानों की तरफ भी इशारा करता है। ग्रीन डेटा सेंटर्स का कॉन्सेप्ट अब जोर पकड़ रहा है। ग्रीन डेटा सेंटर्स, अच्छा, ये क्या होते हैं? क्या ये वाकई प्रैक्टिकल है? हाँ,
इसमें कई चीजें शामिल हैं, जैसे कोशिश की जा रही है कि सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा जैसे रिन्यूएबल सोर्स इस्तेमाल किए जाएं। ओके। कूलिंग में जो पानी इस्तेमाल हो रहा है उसे रिसाइकल किया जाए। एआई का इस्तेमाल करके स्मार्ट कूलिंग सिस्टम बनाए जाएं, जो मतलब जरूरत के हिसाब से ही कूलिंग करें, वेस्टेज ना हो। टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल। हाँ, और ऐसी टेक्नोलॉजी यूज करना जो कम कार्बन पैदा करे। तो कोशिशें हो रही हैं। तो अगर भारत के नजरिए से देखें तो एक तरफ तो ये सब फायदे हैं, आईटी सेक्टर में नौकरियां, हमारा डेटा देश में ही रहेगा तो डिजिटल आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा। दस्तावेज में शायद 2030 तक $400 बिलियन की वैल्यू का अनुमान है। बिल्कुल, फायदे तो साफ दिखते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन दस्तावेज हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम इन फायदों के साथ जो जिम्मेदारियां आ रही हैं उनके लिए तैयार है। मतलब क्या हम सिर्फ सुविधा देखेंगे या उसकी जो छुपी हुई कीमत है, पर्यावरण पर असर, समाज पर असर, उसे भी समझेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम क्लाउड की आसानी में इतने खो जाएं कि उसके पीछे की जो ठोस हकीकत है, ये जमीन, ये पानी, ये बिजली की खपत, उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दें। ये बहुत बड़ा सवाल है। तो अगर हम आज की बात को समेटें तो डेटा सेंटर हमारी डिजिटल जिंदगी की जरूरत बन चुके हैं। भारत जैसे देश के लिए विकास के इंजन भी हैं। लेकिन उनकी एक बड़ी पर्यावरणीय कीमत है जिसे अनदेखा करना मुश्किल है और शायद गलत भी होगा। हाँ, ये एक संतुलन बनाने की चुनौती है विकास और पर्यावरण के बीच। बिल्कुल सही। तो आखिर में हमारे श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात शायद यही है। हम सब इन डिजिटल सुविधाओं का रोज इस्तेमाल करते हैं, फायदे उठाते हैं, पर क्या हम इनकी असली कीमत समझने और सस्टेनेबल, पर्यावरण अनुकूल विकल्पों को अपनाने पर जोर देने के लिए तैयार हैं? हाँ, दस्तावेज हमें यही याद दिलाता है कि हमारा डिजिटल जीवन हवा में नहीं है, वो भौतिक संसाधनों पर टिका है, ठीक वैसे ही जैसे किसी गांव या शहर को बिजली चाहिए। तो जरूरी है कि हम क्लाउड के पीछे की उस जमीन और हवा को पहचानें और उसका सम्मान करें। बिल्कुल, इसी सोच के साथ शायद हम बेहतर संतुलन बना पाएंगे।